हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का फिजिक्स, जिसका पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे प्रश्नों को आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होता है ना, वह 2 होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन बी। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की जो किरणें होता है वह गमन करती है सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की जो किरणें होता है वह आप लोग देखे होंगे कि सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ना, वह होगा ऑप्शन ए। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है ना, वह आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ना, वह होगा ऑप्शन बी। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो वह दर्पण कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बने तो वह आपका दर्पण हो जाएगा ना, या तो समतल हो जाएगा या उत्तल हो जाएगा। अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बने तो वह समतल हो जाएगा और उत्तल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, यही आपसे पूछ रहा है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वह अनंत होती है। तो इसका सही जवाब ना ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो जो समतल दर्पण का आवर्धन होता है ना, वह +1 होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, और सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा ना हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यह आप लोग याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है
किसी अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। अगर अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित हो जाए ना, तो परावर्तित किरण पुंज भी अभिसारी होगा। यह आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर अभिसारी दे दे तो आप लोग अभिसारी पर सही लगाकर चले आइएगा, आप लोगों का सही हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश कैसा तरंग का उदाहरण है? ध्वनिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग या परावैंगनी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है ना, वह एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ जो होता है वह किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ना, वह किसी भी छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इसलिए दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वह अवतल दर्पण का ही उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी ना, वह वास्तविक और उल्टा होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है अवतल दर्पण, बी में दिया गया है उत्तल दर्पण, सी में दिया गया है समतल दर्पण और डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया धनात्मक, बी में दिया गया है ऋणात्मक और सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह होगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने अगर रखे गए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य देखने के रूप में किया जाता है? कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका उपयोग हम पीछे के दृश्य देखने के लिए करते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का ही उपयोग हम पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए यानी पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन है। किसी कार यानी गाड़ी, किसी गाड़ी के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है अवतल दर्पण, बी में दिया गया है उत्तल दर्पण, सी में दिया गया है समतल दर्पण और डी में दिया गया है समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। किसी कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण का हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है, उपयोग क्यों करते हैं भाई, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ना, वह किसी भी छोटा चीज को हमेशा बड़ा करके दिखाता है। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए ना हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। सीधा एवं आवर्धित होता है, या उल्टा एवं आवर्धित होता है, या सीधा एवं हासित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, वह सीधा एवं हासित होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, उसके सामने हम वस्तु को कहाँ पर रखें ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। यही आपका सवाल है। तो ऑप्शन में दिया गया है ध्रुव पर, या अनंत पर, या फोकस पर, या वक्रता केंद्र पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। अगर हम वक्रता केंद्र पर किसी भी वस्तु को रखेंगे ना, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी एक प्रकार के आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की अगर फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार की है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर +20 सेंटीमीटर है तो वह गोलीय दर्पण कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है अवतल दर्पण, बी में दिया गया है उत्तल दर्पण, सी में दिया गया है अवतल उत्तल दोनों और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है
तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि वह उत्तल दर्पण होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए +20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच अगर किसी भी वस्तु को रखेंगे ना, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वह आवर्धित काल्पनिक बनेगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वह चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या कभी धनात्मक होती है तो कभी ऋणात्मक होती है, या शून्य होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वह ऋणात्मक होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन डी, या तो वह दर्पण समतल होगा या तो वह दर्पण उत्तल होगा। इसलिए दूर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बन रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल है, किसी बिंब का आवर्धन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। किसी बिंब का आवर्धन दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए अवतल दर्पण में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच कोई भी वस्तु को हम रखेंगे ना, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए में दिया गया है एफ बराबर आर, ऑप्शन बी में दिया गया है आर बराबर 2f, ऑप्शन सी में दिया गया है एफ बराबर 2r और ऑप्शन डी में दिया गया है आर बराबर 3f। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन बी आर बराबर 2f। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में आर बराबर 2f का संबंध है, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा होता है या सीधा और उल्टा दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना वह हमेशा सीधा होता है, यह आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए यानी हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ना वह किसी भी छोटा चीज को हमेशा बड़ा करके दिखाता है। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन सी प्लस 16 सेंटीमीटर। अब आप लोग पूछेंगे कि प्लस 16 सेंटीमीटर ही क्यों होगा, माइनस 16 सेंटीमीटर क्यों नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्लस 16 सेंटीमीटर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण बोल रहा है और मैं आपको बताया था कि उत्तल दर्पण का ना फोकस दूरी जो होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पर भी देखिए 32 जो है वह पॉजिटिव में है, प्लस छुपा हुआ है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यह आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपका अगला नंबर सवाल कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मुख्य फोकस, बी में दिया गया है वक्रता त्रिज्या, सी में दिया गया है प्रधान अक्ष और डी में दिया गया है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास ना गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यह आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा